नमस्कार किसान भाइयों। कृषि रंग के फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से एक प्रोग्रेसिव फार्मर राजू सिंह जी जुड़े हैं, जो कि लगभग 3 दशक से ज्यादा से समय से मधुमक्खी पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और इससे शानदार मुनाफा कमा रहे हैं। साथ में कृषि क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, खेती भी करते हैं। तो आज की चर्चा में उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मधुमक्खी पालन व्यवसाय है, किसानों के लिए क्यों लाभकारी है। मधुमक्खी पालन व्यवसाय को करके किसान कैसे शानदार मुनाफा कमा सकते हैं, इसे अपना आमदनी का जरिया कैसे बना सकते हैं। तो राजू सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना परिचय दें। नमस्कार। मेरा नाम राजू सिंह है। मैं ग्राम हरपुर, पोस्ट पिपरीगंज, जिला गोरखपुर का रहने वाला हूँ और 3 दशक से ज्यादा समय से मधुमक्खी पालन का कार्य कर रहा हूँ। जी। अ, वैसे आपके क्षेत्र में तो ज्यादातर किसान जो है कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो जी, मधुमक्खी पालन व्यवसाय को करने का विचार आपके मन में कैसे आया। ये उस समय हम पारंपरिक खेती करते थे और जैविक फसलों की भी खेती करते थे। तो वो जैविक फसलों को जब बाजार ले जाते थे, जैसे टमाटर ले गए बाजार में, तो कभी कभी रेट नहीं अच्छा मिला। तो सोचे कि यार अगर हम ऐसी खेती करें जो कभी खराब न हो, जब चाहे तब बेचें। तो ये विचार आया कि मौन पालन का कार्य किया जाए। तो मौन पालन जब किए तो शहद कभी खराब नहीं होता है, इसलिए शहद में ज्यादा रुचि आ गई। तो धीरे धीरे करते करते हमारा फुल टाइम रोजगार हो गया। जी। अच्छा, आपसे अगला सवाल ये है कि आपने मधुमक्खी पालन तो शुरू किया, तो उसके लिए आपने प्रशिक्षण कहाँ से लिया था ये ताकि इसको राजकीय अच्छे से मौन कर सके। पालन के, जी जी, ये लिए थे राजकीय मौन पालन केंद्र ज्योली कोट से, नैनीताल से। अच्छा, जब आपने मधुमक्खी पालन किया तो जाहिर सी बात है आपके लिए काफी नया था, प्रशिक्षण लेने के बाद से भी एक तरह से नया ही था। तो उस दौरान आपको किन हाँ, चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। प्रशिक्षण लेने के बाद उस समय सबसे बड़ी बात संचार की व्यवस्था नहीं थी। उस समय वार्तालाप होने में बड़ी दिक्कत होती थी। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज पूछना है तो इसमें प्रॉब्लम आता था। लेकिन ये है कि धीरे धीरे हम भी घूमे, पूरा उत्तर भारत के सारे मौन पालन केंद्रों पर भ्रमण किए, उससे भी जानकारी कलेक्ट किए और ज्यादा अपने ही साइड पे रिसर्च करते करते उनकी आदत को पहचान करके, उनकी उनके स्वभाव को देख करके, समझ करके ज्यादातर उसी से काम चलाए। धीरे धीरे हम उससे हुआ कि हमको बहुत अच्छी जानकारी हो गई और शुरू हो गया काम। जी। इसलिए कहा जाता है किसानों से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं होता है। आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए किस प्रकार की तैयारी की जरूरत होती है। देखें, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले जानकारी उनके उसकी प्रारंभिक जानकारी बहुत जरूरी है। प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। और प्रशिक्षण रिटर्न से ज्यादा फिजिकल होना चाहिए। रिटर्न तो ठीक है, लेकिन फिजिकली भी होना चाहिए। उसके लिए कम से कम, जैसे हम काम कर रहे हैं तो हमारे साइड पर जो भी प्रशिक्षण लेना हो, तो या तो सरकारी योजनाओं में भी प्रशिक्षण दिया जाता है, या हमारे यहाँ में हमारे साइड पे हम उनको फिजिकली भी कराएंगे और प्रैक्टिकल सब कराएंगे। और कर करके उनको पारंगत बना के उनको एक मौन पालक बना के छोड़ देंगे, जाके अपना काम करें। अभी तक आप कितने युवाओं को या कितने किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दे चुके हैं। बहुत सारे युवाओं को दे चुके हैं, पूरा रजिस्टर भरा हुआ है। पूरा फौज है हमारे पास छात्रों की, और लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग करके और फिर नौकरी नहीं किए और आकर के हमसे सीख के और व्यवसाय कर लिए और आज मजे में हैं। अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छा, आपसे अगला सवाल ये है कि मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा हाँ, होता है। सबसे उपयुक्त स्थान अपने यहाँ जैसे
हर जगह यहाँ मैदानी क्षेत्र में हर जगह मधुश्राव होता है, लेकिन सबसे उपयुक्त स्थान उनका यह है कि जाड़े के दिनों में हम धूप में रखें। जैसे हमको, हम जैसे जाड़े में सूर्य का सत्कार करते हैं, हमको धूप अच्छी लगती है, उसी तरह से जाड़े में उनको धूप में रखा जाता है, और गर्मी और बरसात में उनको छाया में रखा जाता है। जमीन का कोई इशू नहीं है। जमीन जो भी गांव में जो भी जमीन बेकार जमीन हो, जिस जमीन का उपयोग न होता हो, अगर ऐसी जमीन मिल जाए तो उसकी सफाई दफाई करा के वहीं रख सकते हैं। हाँ, यह है कि जहां मौनालय स्थापित करें वहाँ ये चीजों का ध्यान देना चाहिए। एक घनी आबादी ना हो, घनी आबादी से थोड़ा दूर हो, अनावश्यक पेड़ पौधे ना हो, आने जाने की पक्की सड़कें ना हो, मोबाइल का टावर पास में ना हो, और 1,32,000 केवी का वो जो बड़ी वाली जो 4 खंभे वाली जो पोल वाली लाइट होती है, वो वाली लाइट उसके करीब न जाती हो। और प्रकाश की व्यवस्था वहां न हो, कि मतलब प्रकाश, उनको अंधेरा पसंद है, थोड़ा शांत प्रिय जगह चाहिए इनको। ऐसे जगह स्थापित करके आप कार्य कर सकते हैं। जी। वैसे जो बात करें हनी हार्वेस्टिंग की, तो कब कब इसमें मतलब लिया जाता है? यहाँ हमारे मैदानी क्षेत्र में मधुस्राव काल अक्टूबर से लेके मार्च तक है, और फूलों पर निर्भर करता है कि जैसे मान लीजिए अक्टूबर में फूल आ गया समय से, अक्टूबर नवंबर निकलेगा, दिसंबर जनवरी जो बीच का महीना होता है, एक महीना, इसमें अगर शीतलहर ज्यादा पड़ गई, सूरज नहीं निकला, तो उत्पादन बंद भी हो जाता है। लेकिन वैसे चलता रहता है। सप्ताह में हर हर महीने में 3 से 4 बार महीने में निकलता है शहद। महीने में 3 से 4 बार? 3 से 4 बार निकलता है। जी। अच्छा, एक एक किसान के लिए, मतलब यानी एक मधुमक्खी पालक के लिए, मधुमक्खी पालन से किस प्रकार की आमदनी की संभावना होती है? यानी मतलब क्या क्या चीजें मतलब बेची जा सकती है? देखिए, पहले किसान, हम तो चाहते हैं कि किसान अपने खेतों में, जो अगर वो दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती करता ही करता है, तो ऐसे किसान जो दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती कर रहे हैं या गांव में हो रहा है, तो वह कम से कम मधुमक्खियों के बक्से जरूर वहां लगावें, कॉलोनी जरूर लगावें। उससे यह होगा कि पहले बात तो उनके खेतों का पॉलिनेशन होगा, पर परागण क्रिया होगी, जिससे उनकी फसलों की पैदावार बढ़ेगी, और साथ साथ उनको अमृत के रूप में शहद भी प्राप्त होगा, और एक अनुभव भी सीखेंगे, मीठा पदार्थ के रूप में अमृत मिलेगा भी। तो कई तरह का लाभ है, खेतों का भी फायदा, पैदावार का भी फायदा, और अमृत के रूप में शहद भी प्राप्त हुआ। एक नई टेक्नोलॉजी, नई जानकारी जानकारी करेंगे, तो उससे और भी आमदनी का जरिया बनेगा। शहद भी बेचेंगे तो पैसा भी कमाएंगे। उसके साथ साथ इसमें और भी तमाम चीजें निकलती हैं, जैसे मोम है, प्रोपोलिस है, रॉयल जेली है, बी पोलन है, बी वेनम है। इससे भी और भी अतिरिक्त आमदनी की जा सकती है। अच्छा, वैसे तो आप उस दौर में अपने उत्पादों को मार्केट में लेके आए जिस दौर में डिजिटल से काफी आप दूर थे। शुरुआती दौर में आपको जी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होता। जी तो उसी जी। से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है कि यदि कोई किसान मधुमक्खी पालन करता है, तो वो अपने उत्पादों को बाजार में कैसे उचित कीमत पे बेच सकता है? जैसे देखिए, अब कोई समस्या नहीं है। अब तो हम भी जब लाए थे तो हमारा भी उत्पाद पहले लोग लोकल में ही लोग ले लेते थे। जितना निकलता था उससे ज्यादा के लोग लेने वाले आ जाते थे। तो पहले बात, शुरुआत में तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जब ज्यादा उत्पादन करेंगे तब तक आपका धीरे धीरे दायरा भी बढ़ जाएगा। वैसे बल्क में भी बिक जाता है। हम लोग भी अपना, अगर हमसे जुड़े लोग वेंडर हैं और उत्पादन कर रहे हैं, तो हम लोग भी ले लेते हैं। जी। अच्छा, आप देखेंगे कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो मतलब ये कहती हैं कि हमारा जो ये हनी है प्योर है, ऑर्गेनिक है। तो ये जो अशुद्ध होता है और शुद्ध होता है, इसमें क्या अंतर होता है? और जो ऑर्गेनिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या तात्पर्य होता है? ऑर्गेनिक तो एक भाषा है, आजकल चल रहा है, हवा चल रही है, कह देते हैं लोग। लेकिन देखिए, जब किसान रसायनों का प्रयोग नहीं करेगा,
तभी वो ऑर्गेनिक होगा। लेकिन एक चीज है कि जिसपे रसायन का प्रयोग होता है उस पे मधुमक्खियां जाती भी नहीं है। और सरसों अपने यहाँ मैदानी क्षेत्र में सबसे ज्यादा सरसों के फूल होते हैं। सरसों के फूलों से ही शहद मिलता है। तो सरसों के फूल में, सरसों पे की फसल पे कोई दवा का इस्तेमाल होता भी नहीं है। इसलिए अपने यहाँ जो सरसों के फूलों का शहद होता है, या यूकेलिप्टस के उस समय सीजन चलते हैं इस समय, तो उस पे भी कोई छिड़काव नहीं होता है, स्प्रे नहीं होता है। तो इसलिए वह शहद ऑर्गेनिक ही होता है। और हम यही कहेंगे अपने उपभोक्ताओं से, तो यही कहेंगे अपने देशवासियों से, अपने जो भी शहद का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, कि हमेशा शहद अगर मधुमक्खी पालक इसके पास उपलब्ध हो, नेचुरल शहद, तो उसी को खरीद के खाना चाहिए। और डिब्बा बंद पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। जो स्वयं मधुमक्खी पालन कर कर रहे हैं, उनसे लेने से आपको शुद्ध शहद मिलेगा। अच्छा, शुद्ध शहद की पहचान क्या होती है? हाँ, ये सवाल आपका सही है। देखिए, शुद्ध शहद की पहचान ये है कि अगर आप किसी कागज पे, जैसे मान ली फोटो कॉपी वाला कागज होता है, जो फोटो कॉपी कराते हैं पन्ना, अगर उस पे दो बूंद शहद गिरा दें और वो शहद वैसे के वैसे पड़ा रहे, कागज में उसका पानी सोखे न, तो समझिए शहद शुद्ध है। और भी ज्यादा जानकारी करनी हो उसमें, और तो नीचे से माचिस जला के अगर धीरे से आग दिखाना है उसी शहद के ठीक सामने, तो अगर चीनी का सीरा रहेगा तो जल जाएगा, अगर शहद रहेगा तो नहीं जलेगा। शहद ज्वलनशील नहीं होता है, चीनी ज्वलनशील होता है। और भी ठीक। तमाम पहचान है, लेकिन शहद हमेशा परिचित से ही खरीदें, अपरिचित से नहीं खरीदें। जी। अब आपसे अगला सवाल ये है कि आर्थिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ सवाल है कि मधुमक्खी पालन में किस प्रकार की लागतें होती हैं और इन्हें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? जी, वाह, ठीक है। ये मधुमक्खी पालन ऐसा व्यवसाय है, इसमें आप कम पूंजी से आप शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक बॉक्स जो होता है उसको एक कॉलोनी कहते हैं। एक कॉलोनी से 3 किलो से लेके 5 किलो तक शहद एक बार में निकलता है, महीने में 3 से 4 बार। तो इस तरह से अगर आप 10 कॉलोनी रखते हैं, नियमतः तो 50 कॉलोनी की एक यूनिट होती है, लेकिन 10 कॉलोनी से अगर आप शुरू करते हैं, तो मान के चलिए 50 से 60 हजार रुपए। और कॉलोनी, हनी स्ट्रक्चर और भी इक्विपमेंट होते हैं, सब मिला के 50 से 60 हजार रुपए की लागत आएगी। उतने से आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। या नहीं, अगर और कोई लागत नहीं है, तो सरकार की योजनाएं भी चलती हैं, उनसे आप अनुदान पे बक्से लेके कार्य शुरू कर सकते हैं। प्रशिक्षण जरूरी है, बिना प्रशिक्षण के अनुदान भी नहीं मिलेगा। प्रशिक्षण लेने के बाद, प्रशिक्षण चाहे हमारे यहाँ से कराना या फिर जहाँ भी सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है, वहां से ले लें। कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां से भी प्रशिक्षण ले सकते हैं। हर जिले में एक एक दो दो कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां जाके संपर्क करके प्रशिक्षण लेके कार्य शुरू कर सकते हैं। उद्यान विभाग में भी ट्रेनिंग कराई जाती है। रिसर्च सेंटर बस्ती है, सहारनपुर है, यहाँ भी ट्रेनिंग कराई जाती है। जहाँ से चाहे तहाँ से प्रशिक्षण ले सकते हैं। ले करके ही अनुदान भी पाएंगे, या अपने स्वयं भी कर सकते हैं, जैसे भी हो। हम्म। अब आपसे अगला सवाल ये है कि जाहिर सी बात है कि जानवरों में विभिन्न नस्लें पाई जाती हैं, तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, क्या किसी विशेष प्रकार की नस्ल या प्रजाति का मधुमक्खी पालन किया जाता है? जी, ये भारतीय मौन पालन, ये मौन पालन हो रहा है। ये भारतीय मधुमक्खी नहीं, इसको कहते हैं एपिस मेलिफेरा। इटालियन इटली से मंगाई गई थी। और हम्म। लेकिन ये पूरी दुनिया में अब यही यही पाली जा रही है। व्यावसायिक रूप से एपिस मेलिफेरा ही पूरे दुनिया में पाली जा रही है। इसकी आदत यह है कि इनके अंदर घर छूट और बकछूट की आदत कम है। इनकी कार्य क्षमता ज्यादा है, रोग बीमारियां कम है। और स्वभाव में थोड़ा सीधी होती है। डंक तो होता है, डंक मारते भी हैं, डंक से इनके भी डंक से कष्ट होता है, लेकिन उग्र स्वभाव की नहीं होती है। कार्य क्षमता भी अच्छा है, और सीधी होती है। इसीलिए पूरे दुनिया में अब यही पाली जाती है। ठीक। अब आपसे अगला सवाल ये है कि मधुमक्खी पालन के दौरान आने वाली प्रमुख चुनौतियां क्या क्या होती हैं? देखिए, मधुमक्खी पालन में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जैसे अक्टूबर से मार्च तक इसका मधुस्राव काल है, उसके बाद अप्रैल से लेकर सितंबर तक
अभाव काल चलता है, जो गर्मी सबसे ज्यादा अभाव रहता है। बरसात में तो कुछ मिल भी जाता है, लेकिन अप्रैल मई जून और जून जुलाई ये अभाव काल होता है। इसमें बहुत तेज लू चलती है। लू के थपेड़ों से इनको ठंडी जगह पे रखा जाता है। साथ साथ बी पोलन की पूर्ति के लिए इनको सब्जी का जहाँ बेल्ट हो, जहाँ सब्जियां होती हो, वहां लगाया जाता है कि इनको बी पोलन पर्याप्त मात्रा में मिले और लू भी न लगे, ऐसे ठंडी जगह पे रखा जाता है। और फिर बरसात के दिनों में तमाम कीड़े रोग बीमारियां लगती हैं। उस टाइम भी इनको शत्रु भी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, जैसे सांप, ततैया, मेढक, छिपकली, चींटी, ये बरसात में ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। उस टाइम में भी बचाव करना होता है। तो कुल मिला के ये चुनौती गर्मी और बरसात में विशेष रूप से है। इसमें अगर नहीं बचा पाए तो फिर आपका मौन वंश समाप्त हो जाता है, तो फिर आपको खरीदना पड़ेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति से हम लोग बचा ले जाते हैं, तो हम ही लोगों से लोग आके तमाम लोग खरीदते हैं फिर, या खत्म हो गई, हमको फिर दे दीजिए। तो इसलिए यही चुनौती है उसमें। वैसे तो आपने कई चीजों पर प्रकाश डाला, लेकिन फिर एक उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल यह है कि एक सफल किसान के लिए मधुमक्खी पालन में सफलता की कुंजी क्या है? सफलता की कुंजी यह है कि वह मन लगा के पहले पहले प्रशिक्षण लेके, फिजिकली ट्रेनिंग लेके, और पूरी लगन से, मेहनत से अगर इस कार्य को करे, तो धीरे धीरे वह एक उद्यमी बन जाएगा। मधुमक्खी पालन भी एक उद्योग है, इससे भी आदमी उद्यमी बन सकता है। हाँ, लेकिन यह है कि जो सोचेगा कि एक ही रात में हम लखपति करोड़पति हो जाएं, तो वो जो पूंजी लगाएगा वही फेल हो जाएगा। ईमानदारी से, मेहनत से कार्य करे, और उसमें कोई शहद में कोई मिलावट न करे, कोई बार्गेनिंग न करे, जो शुद्ध शहद उत्पादन करे उसको अच्छे रेट में बेचे, और धीरे धीरे करके वो 3 से 4 साल, 5 साल में एक अच्छा उद्यमी बन सकता जी। अच्छा, अगला सवाल आपसे ये है कि मधुमक्खी पालन के दौरान कौन कौन सी बीमारियां लगने की संभावना होती है और उनका रोकथाम आप कैसे करते हैं? है। क्योंकि मधुमक्खियों को हमेशा सुदृढ़ और शक्तिशाली अगर बनाए रखा जाए, उनको ऐसे जगह स्थापित किया जाए जहां पोलन और नेक्टर की पर्याप्त मात्रा हो। ये सफल मौन पालन है। इसको माइग्रेशन भी किया जाता है, यहाँ से वहां, वहां से वहां। तो इसको सुरक्षित स्थान पर रख करके और ज्यादा मजबूत रखा जाए, तो रोग बीमारी की संभावना नहीं होती है। लेकिन अगर हमको लगता है कि इसमें कोई बीमारी है, तो समय समय पर ट्रीटमेंट करने के लिए इनमें गोमूत्र का प्रयोग किया जाता है। गोमूत्र का स्प्रे करके इसको हमेशा निरोगी रखा जाता है। जी। अच्छा, इसमें किस प्रकार के संसाधनों या उपकरणों की जरूरत होती है? इसमें इसमें बी कॉलोनी है, बी बॉक्स है। बी कॉलोनी का मतलब मधुमक्खी, बी बॉक्स का मतलब उसका घर। उसके बाद हनी स्ट्रक्चर है, मधु निष्कासन यंत्र, मुंह रक्षक जाली है, ग्लव्स है, दस्ताना है, टूल है। इस तरह से तमाम इक्विपमेंट है, स्मोकर है। यही सब इक्विपमेंट है जो इसमें आवश्यक होते हैं। एक सवाल आपसे ये है कि क्या यह जो छोटे जो किसान हैं उनके लिए यह व्यवसाय लाभकारी हो सकता है? यदि हो सकता है तो कैसे? सबसे पहले हम तो यही कहेंगे कि जो छोटे हमारे किसान हैं, इन्हीं के लिए यह व्यवसाय है। बड़े किसान तो बड़े आदमी हैं, वो कभी छोटा काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये देखने में छोटा काम लगता है तो बहुत बड़ा काम। हम भी जब शुरू किए थे 2 कॉलोनी से, तो हमको लोग मजाक करते थे। लेकिन आज कहते हैं तो कहते हैं, भैया सफर तो नहीं देखे, सफलता तो दिख रही है लेकिन सफर नहीं देख रहे हैं कितना लंबा है। तो उसी तरह से छोटे हमारे जो किसान हैं, वो उनके पास छोटी जोत है, उनकी आमदनी का जरिया बहुत कम है। जैसे मान लीजिए कि वो 10-20 हजार का राशन बेच पाते हैं, खाने पीने के अलावा वो बहुत कम अनाज का बिक्री कर पाते हैं।
ऐसी दशा में अगर अपने खेतों में थोड़ी सी जगह लेकर के वो इसको भी शुरू कर दें, तो अगर वो गेहूं बेचेंगे 10,000 का, तो सहज बेचेंगे 2 लाख का, उनकी इनकम बढ़ जाएगी। तो हमारे छोटे किसान इसमें ज्यादा लाभान्वित होंगे, और चूंकि उनके पास समय भी रहता है, इसलिए छोटे किसानों के लिए बहुत लाभदायक बिजनेस ठीक। अभी आप कितने बॉक्स में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं? है। अभी 1,000 कॉलोनी है हमारे पास। ठीक। और अभी आपका जो हनी है, अभी देश के किन किन राज्यों में आप सेल करते हैं? हमारे हर राज्य में, पूरे भारत में हर जगह ग्राहक से ग्राहक जुड़ गए हैं, लोग ले जाते हैं। अब ऑनलाइन बिक्री भी हमें जो है ई मार्केटिंग से भी होती है, तो लोग ले जाते हैं। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में, चारों महानगरों में जाता है, पूरे देश में हर राज्य में बिकता है। इधर बगल के नेपाल से भी लोग आकर के खाने पीने के लिए लेके चले जाते हैं। जी। तो अभी आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो कितने तक का है? 1 करोड़ के पार है। 1 करोड़ समथिंग। आप इतने सालों से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और काफी सारी बदलाव को आपने देखा है। भविष्य में और क्या अपेक्षा रखते हैं कि और ये मतलब ये और बदलाव हो जाएगा तो मधुमक्खी पालन में और ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है? अब मधुमक्खी पालन, अब मधुमक्खी पालन में अब तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शहद को सेकेंडरी रखते हैं, जबकि शहद ही मेन है, लेकिन शहद को सेकेंडरी रखते हैं। शहद के अलावा वो बी पोलन निकाल रहे हैं, सभी लोग निकाल रहे हैं। बी पोलन भी अच्छा रिस्पांस दे रहा है। बी पोलन, रॉयल जेली, बी वेनम, हाँ, ये सब चीजें निकाल करके बहुत सारे लोग अब गठिया आई देते थिंक हैं कॉल आ रहा इसमें, है। उससे भी लाभ हो रहा है, उससे भी पैसा कमा रहे हैं। तो बहुत सारा आमदनी का जरिया बढ़ा है इससे। जी। अच्छा, आप इतने बड़े लेवल पे मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो आपका खुद का कोई ब्रांड होगा, उसका क्या नाम है? ये हाई ग्रोथ हनी, हाई ग्रोथ हनी उसका ब्रांड का नाम है। जी। हाई ग्रोथ हनी, ये आपको दिखा भी दे रहे हैं, ये ब्रांड। ये ये देखिए, ये है हाई ग्रोथ हनी, ये ब्रांड है। जी। ये 250 ग्राम है, ये 1 kg में है। जी। इसका इसका सारा लाइसेंस पूरा है, ट्रेडमार्क वगैरह सब हो गया, सब कुछ एकदम पूरा कंप्लीट ब्रांड है। हम्म। लगभग आप कितने रुपए केजी तक सेल करते हैं अपने हनी को? 500 रुपया kg देते हैं। जी। तो ऑनलाइन ऑर्डर भी लेते होंगे आप? जी जी, ऑनलाइन ही जाता है। तो उसके लिए लोग आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? बस अमेजोन से, ये 1/2 kg है, 500 ग्राम। जी। सर्च करेंगे उसमें आ जाएगा। जी। अमेजोन से जोड़ के ले सकते। अ, राजेश जी, आपने निसंदेह हमारे सभी सवालों सवालों का जवाब आपने बेबाकी से दिया है। और अब आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा कि जो कृषि ज्ञान के जो दर्शक हैं, पाठक हैं, उनको कृषि ज्ञान के इस मंच के माध्यम से मधुमक्खी पालन को लेकर क्या मैसेज देना आप चाहेंगे? हम चाहेंगे कि कृषि जागरण आपके लिए कार्य कर रहा है, आपकी हर व्यवस्था सफलता के लिए तत्पर है, सबको जोड़ रहा है, पूरे किसान समाज को, पूरे देश को जोड़ रहा है कि सब लोग एक मंच से, एक प्लेटफॉर्म से एक दूसरे की जानकारी साझा करें। तो हम तो यही चाहेंगे कि आप लोग इसी जागरण देखें, सुने, और उससे प्रेरणा लें, और उससे आप लोग अपना नई टेक्नोलॉजी से कृषि के साथ जुड़ करके अपनी तरक्की करें, देश की तरक्की करें। ठीक है राजेश। राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कि आप हमारे साथ जुड़े आज।
हाँ, एक चीज मैं बताना और चाहूंगा अपने किसान भाइयों को कि कृषि जन पिछले 28 सालों से कृषि क्षेत्र में निर्बाध रूप से कार्यरत है, और इस दौरान कृषि जन ने किसान हित में कई सारे बड़े पहल भी किए हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी पहल है मिलियनर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड, जिसका आयोजन इस वर्ष भी पूर्व विगत वर्ष के भांति इस वर्ष भी सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसका आयोजन IRI मेला मैदान में हुआ था, पूसा नई दिल्ली में। तो इसमें देश भर के किसान आए थे, जिनको जिले स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया था। उन सभी किसानों में से आप एक किसान है। तो जो किसान इस बार नहीं आ पाए, हिस्सा नहीं ले पाए, उनके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो उसके लिए गूगल पे जाके MFOI वेबसाइट सर्च करेंगे, वहाँ पे 12 लैंग्वेज वेबसाइट है। अपने भाषा के अनुसार सेलेक्ट करके उसके बाद से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करके और आवेदन कर सकते हैं। यदि शॉर्ट लिस्ट होंगे तो उनको ने, इस साल उनको नई दिल्ली पूसा में बुलाया जाएगा और उनको सम्मानित किया जाएगा। तो इसी के साथ सर हम इस चर्चा को यही समाप्त कर रहे हैं। कृषि ऋण से जुड़े आप, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी कृषि ऋण से ऐसे ही जुड़े रहेंगे और कृषि संबंधी लाभकारी जानकारियां हमारे किसानों तक पहुंचाते रहेंगे। तो इसी सारी चर्चा को समाप्त कर रहा हूँ सर। कृषि ऋण से जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।